हेलो फ्रेंड्स, मैं सी एस कुंदन। टुडे आई विल डिस्कस सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 दैट इज़ रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो जैसा कि सेक्शन 152 जो कंपनीज एक्ट 2013 का है वो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात करता है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स क्या प्रोविज़न है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड। तो जो सेक्शन 152 है, सेक्शन 152 का सबसेक्शन 1 जो है, सबसेक्शन 1 ये कहता है कि किसी भी कंपनी में, ठीक है, किसी भी कंपनी में, लेकिन ये अदर देन 1 पर्सन कंपनी की बात करता है। पहले अदर देन 1 पर्सन कंपनी की बात करता है, फिर ओपीसी की बात करता है। तो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर किसको माना जाएगा, तो सबसे पहले उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जिसका भी नाम एज ए डायरेक्टर मेंशन होगा, हम उसी को डायरेक्टर मानेंगे। लेकिन अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर का नेम मेंशन नहीं है, तो ऐसे केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो सब्सक्राइबर होते हैं, इसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, इस सब्सक्राइबर को ही फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा, फर्स्ट डायरेक्टर मान लिया जाएगा। लेकिन ऐसा तब पॉसिबल होगा जब उस कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया जाएगा। तो ऐसे केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्रिप्शन पेज को जो सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं, उनको हम फर्स्ट डायरेक्टर कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली आप अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाएंगे, कंपनी बनाने जाएंगे, तो जब तक आप आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर का नाम नहीं लिखोगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं की जाएगी, एमसीए आपको अप्रूवल नहीं देती है। लेकिन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152 वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम who are individuals shall be deemed to be the first director of the company। क्लियर लिखा है इन्होंने कि अगर आर्टिकल्स में नहीं है मेंशन, तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होंगे इन्हीं को हम फर्स्ट डायरेक्टर मान लेंगे। लेकिन ये मैंने लिखा था अदर देन 1 पर्सन कंपनी के लिए। इसी सब सेक्शन 1 में 1 पर्सन कंपनी के लिए, ओपीसी के लिए क्या प्रोविजन कहा, बोला कि अगर 1 पर्सन कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, 1 पर्सन कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर डायरेक्टर की चर्चा नहीं है, अगर डायरेक्टर का नाम नहीं है, देन इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी द मेंबर ऑफ ओपीसी, मेंबर ऑफ ओपीसी शैल बी कंसीडर एज अ डायरेक्टर ऑफ द ओपीसी। यानी कि जो 1 पर्सन कंपनी के, 1 पर्सन कंपनी के जो मेंबर होंगे, हम उसी को क्या मान लेंगे, उसको हम डायरेक्टर मान लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1 पर्सन कंपनी मीन्स द कंपनी हैविंग ओनली 1 मेंबर, जिस कंपनी में केवल एक ही मेंबर होते हैं। तो अगेन अगर उसका भी आर्टिकल साइलेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो उसके मेंबर होंगे हम उन्हीं को डायरेक्टर मान लेंगे। फिर आगे जो प्रोविजन है, इसको आगे हम देखें। अगर सबसेक्शन 2 जो है, तो सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, सबसेक्शन 2 कहता है, ठीक है, सबसेक्शन 2 कहता है, 2 बोलता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। देयरफॉर as per provision of section 152 generally the directors appointed by the shareholder in general meeting। बट अगर बात करें, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सेव एज अदरवाइज, मतलब कुछ इसके एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी है, कुछ स्पेशल कंडीशन है। वो स्पेशल कंडीशन कहाँ लिखा है, सेक्शन 161 में लिखा है। 161 की मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे बात करूँ, तो वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, उसके बाद नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी के केस में जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, कैजुअल वैकेंसी के केस में जो डायरेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भी पॉसिबल है। बट सेक्शन 161 को छोड़ करके पूरे कंपनीज एक्ट में ऐसा कहीं प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट अदर देन शेयर होल्डर किया जा सकता है। ठीक है, तो प्राइमा फेसी
एज पर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। ठीक है, तो हमको इस बात को भी याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट बात करता है सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनलेस ही हैज बीन अलॉटेड द डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ओके अंडर सेक्शन 154। बोला कि किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसके पास डिन नहीं हो, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं हो। डिन एक पैन के जैसा ही यूनिक नंबर होता है। जिस तरीके से पैन इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल का जो पैन होता है वो एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, लेकिन पैन में अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, लेकिन जबकि डिन न्यूमेरिक वैल्यू होता है केवल। यह एक न्यूमेरिक वैल्यू कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का होता है, सॉरी 8 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का होता है। तो डिन जब तक डिन का अलॉटमेंट नहीं होगा किसी भी व्यक्ति को डायरेक्टर नहीं बनाया जा सकता है। यानी कि जो भी डायरेक्टर बनने के लिए इच्छुक हैं या जिनको भी डायरेक्टर बनाया जाना है उनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर का होना जरूरी है। फिर क्या कहता है प्रोविजन? फिर कहता है कि एवरी पर्सन purposed to be appointed as a director by the company in general meeting or otherwise shall furnish his director identification number and a declaration that he is not disqualified to become a director under this act। सबसेक्शन 4 कहता है कि जिसको भी कंपनी डायरेक्टर बनाना चाहती है या जो व्यक्ति डायरेक्टर बनने के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है, उनको अपना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कंपनी को देना होगा और साथ में एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, है ना। क्या क्या देना पड़ेगा? इनको डिन देना पड़ेगा और डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो ये डिन और डिक्लेरेशन किसको देना है? एक कंपनी को देना है। एक क्या करेगी? डायरेक्टर किसको देगी? कंपनी को देगी। डिक्लेरेशन अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन, है ना। एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इफ अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी एक्ट देन द पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू मेक एनी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो इफ द पर्सन डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ देन हाउ इट्स पॉसिबल द पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन डायरेक्टर इन दिस कंपनी। तो ऐसे केस में वो डायरेक्टर चूंकि डिस्क्वालिफाइड है तो वह डायरेक्टर नहीं बन सकता है। इसलिए हमें डायरेक्टर से ही एक डिक्लेरेशन लिखवा करके लेना होता है कि आप ये लिख करके दो कि आप किसी भी एक्ट में कानूनी रूप से डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, आप डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल हो, ताकि कल के दिन में अगर वो डिस्क्वालिफाइड पाया गया एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, अगर वो डिस्क्वालिफाइड था तो कंपनी उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकती है कि आपने हमसे क्या किया था, इस बात को छुपाया था, है ना। सप्रेशन ऑफ फैक्ट इसको कहा जा सकता है। तो ये डिक्लेरेशन भी डायरेक्टर से लेना जरूरी होता है। नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है? सबसेक्शन 5 क्या बोलता है? बोलता है कि अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट एक्ट एज अ डायरेक्टर अनलेस ही गिव्स हिज कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस एज डायरेक्टर अंडर एंड सच कंसेंट हैज बीन फाइल्ड विथ द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। बोला कि जो व्यक्ति भी डायरेक्टर बनना चाहता है ना, उसे अपना कंसेंट देना पड़ेगा। और एक कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री कंसेंट होना चाहिए। याद करिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए फ्री कंसेंट होना जरूरी होता था। आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती आप डायरेक्टर नहीं बना सकते किसी कंपनी में। तो जिसको भी डायरेक्टर कंपनी बनाना चाहती है या जो व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाहते हैं उनको अपना फ्री कंसेंट देना पड़ेगा। उसमें वो लिख करके देंगे कि हमें डायरेक्टर बनने से कोई आपत्ति नहीं है, हम अपने मर्जी से इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है और सेक्शन क्या कहता है? तो ये जो कंसेंट की बात मैं कर रहा हूँ, कंसेंट का जो बात है इसके लिए एक फॉर्म होता है, दैट इज DIR-2, जो कि कंसेंट ऑफ डायरेक्टर होता है, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर होता है। इसमें पूरे डायरेक्टर का इंफॉर्मेशन होता है और उनके तरफ से एक डिक्लेरेशन भी होता है। उसके तरफ से वो क्या करेंगे? लिख करके देंगे कि हमें कोई आपत्ति डायरेक्टर बनने से नहीं है। अच्छा, फिर आगे क्या कहता है? आगे का सेक्शन कौन सा है? इसी का प्रोविजो है, सबसेक्शन 5 का प्रोविजो है। कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट फॉर सच अपॉइंटमेंट अनेक्स टू द नोटिस फॉर द जनरल मीटिंग शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ही फुलफिल्स द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट फॉर द सच अपॉइंटमेंट। बोला क्या कि अगर किसी जनरल मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डिफाइंड अंडर सेक्शन 149, राइट।
तो इफ एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड इन एनी जनरल मीटिंग, राइट, देन क्या बोला, देन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू बी अनेक्स्ड विद द नोटिस। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट defined under section 102 of the Companies Act 2013 and the provision of the explanatory statement first time introduced under Companies Act 2013। इसको लाने के पीछे उद्देश्य यही था कि चूंकि जनरल होल्डर जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर के पास एक्चुअली लॉ का बहुत ज़्यादा जानकारी हो ये जरूरी नहीं है। तो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है, कुछ ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन है कंपनीज एक्ट में जो जब भी किए जाएंगे कंपनीज के द्वारा, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए बोला गया कि इसके लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जरूरी है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज अ नथिंग जस्ट अ ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किसी कंपनी में होना है, ठीक है, तो सेक्शन 149 कहता है कि जिस व्यक्ति का हम डायरेक्टर के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट करेंगे वो एक पार्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टाइज होना चाहिए, जैसे लॉ में, फाइनेंस में, अकाउंट में, मैनेजमेंट में, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस में, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में क्या होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के और भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन हैं। बोलता है कि वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए, प्रमोटर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, कंपनी का डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, सब्सटेंशियल शेयर होल्डर नहीं होना चाहिए, कंपनी के इनकम में, कंपनी के टर्नओवर में उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। इसका लिमिट है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, लेकिन दोज पर्सन ओनली कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज पर सेक्शन 149। तो बोला कि जब भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के समय जब नोटिस भेजा जाएगा तो नोटिस के साथ साथ एज पर सेक्शन 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना भी जरूरी होगा। ओके, नेक्स्ट और जो आगे का सेक्शन है वो क्या कहता है, आगे का सेक्शन क्या कहता है, ठीक है, सब सेक्शन 6 जो है, सब सेक्शन 6 क्या कहता है उसके तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि अगर पब्लिक कंपनी है, कोई भी अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी में, ठीक है, टोटल जितने डायरेक्टर होंगे, जो भी टोटल डायरेक्टर्स होंगे, टोटल डायरेक्टर्स का 2/3, कितना, 2/3 रिटायर बाय रोटेशन होना चाहिए, रिटायर बाय रोटेशन होना चाहिए। तो 2/3 रिटायर बाय रोटेशन होना चाहिए। सर इसका क्या मतलब है? कुछ ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट डायरेक्टर। ये सब जो डायरेक्टर हैं, ये लोग विमेन डायरेक्टर, ये लोग रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते हैं। सब सेक्शन 6 का प्रोविजन कहता है कि पब्लिक कंपनी के केस में, है ना, सब सेक्शन 6 ऑफ द सेक्शन 152 ओनली एप्लीकेबल टू द पब्लिक कंपनी, राइट, मतलब प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो कहता है पब्लिक कंपनी के केस में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होगा उसमें से 2/3, बोलता है कि नॉट लेस देन 2/3, क्या है, वर्ड क्या यूज करता है, नॉट लेस देन 2/3, देयरफॉर एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन। ओके, तो 2/3 एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन होना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको। मान लीजिए कि एक पब्लिक कंपनी है, XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, और जो 2/3 रिटायर बाय रोटेशन होंगे उसमें से 1/3 हर साल जनरल मीटिंग में रिटायर होंगे, ठीक है, पब्लिक कंपनी के केस में। तो XYZ लिमिटेड एक कंपनी है जिसमें टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर मान लेते हैं 12 है। कितने डायरेक्टर्स हैं टोटल? 12 है। 12 में से, ठीक है, 12 में से मान लेते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, ठीक है, और मान लेते हैं इसमें एक नॉमिनी डायरेक्टर भी है, ठीक है। अब जस्ट मैंने डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, वीमेन डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर्स, ये सब एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते हैं। देयरफॉर जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर जो मैंने 12 लिखा है टोटल, तो टोटल 12 है, इसमें से जो लोग रिटायर बाय रोटेशन के लिए एलिजिबल नहीं है इसको हम घटा देंगे, माइनस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 12 हैं। 12 में से 4 अगर आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। ये 3 ऐसे डायरेक्टर्स थे, है ना, जो नॉट एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन थे। ये नॉट एलिजिबल थे, ये लोग रिटायर बाय रोटेशन नहीं होते हैं, नॉट एलिजिबल, ठीक है, नॉट एलिजिबल टू रिटायर बाय
रोटेशन, इनका रिटायरमेंट क्या है, इनका रिटायरमेंट रोटेशन से नहीं होगा, नॉट एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन, रिटायर बाय रोटेशन। अच्छा, तो हमने इसको घटा दिया, जो रिटायर बाय रोटेशन नहीं है, तो 12 में से 4 घटाते हैं तो कितना होता है 8, तो 8 जो बच के आया, ये 8 क्या है, ए रिटायर बाय रोटेशन है, ए रिटायर बाय रोटेशन है, ठीक है। मतलब 8 डायरेक्टर इसमें से 12 में से 8 डायरेक्टर एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। अब देखिए प्रोविज़न क्या कहता है, प्रोविज़न कहता है कि टोटल जो नंबर होगा, टोटल नंबर का 2/3 एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन होना चाहिए। तो 12 का अगर हम 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा। देखिए ऊपर में प्रोविज़न क्या लिखा हुआ था, ऊपर में लिखा हुआ था कि नॉट लेस देन, है ना, क्या लिखा हुआ था, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नॉट लेस देन 2/3 डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन। तो हमारा 2/3 यहाँ पे कितना हो रहा है, 2/3 यहाँ पे अगर हम देखें तो 2/3 हमारा कितना हो रहा है 8, 2/3 हमारा कितना हो रहा है 8 हो रहा है। तो यहाँ देखिए 8 आया, ठीक है, 2/3 हमने निकाला तो 8 आया, ठीक है। और यहाँ पे घटाने के बाद भी कितना आया था, 8 ही आया था। यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 152 का सबसेक्शन 6 है उसके अकॉर्डिंग हम सही है, हमारा प्रोविज़न अप्लाई हो रहा है। तो ये जो 8 आया, 2/3 8 आया, और यहाँ पे माइनस करने के बाद भी रिटायर बाय रोटेशन 8 आ रहा था, तो ठीक है, यानी कि प्रोविज़न अप्लाई हो रहा है। अगर ये नंबर कम आता, 8 से अगर कम आता, अगर ये नंबर 8 से कम आता, तो ऐसे केस में कंपनी को ऐसे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करना होता जो एलिजिबल टू रिटायर बाय रोटेशन है। यानी कि इस नंबर को बढ़ाना पड़ता, इस नंबर को बढ़ाना पड़ता जिससे कि ये नंबर बढ़े, ये नंबर बढ़े। अदरवाइज सेक्शन 152 सब सेक्शन 6 का वायलेशन माना जाएगा। अच्छा, अब ये 2/3 8 आ गया, 8 आ गया। अब प्रोविज़न क्या कहता है आगे, अब देखिए अब आगे क्या कहता है, कहता है कि आपने जो 2/3 निकाला, राइट, आपने जो 2/3 कैलकुलेट किया, ठीक है। देखिए अब क्या कहता है कि आपने जो भी 2/3 कैलकुलेट किया, ठीक है, आपने जो 2/3 निकाला था, राइट, तो 2/3 आपने कितना निकाला 8। अब कहता है कि इस 8 डायरेक्टर्स में से, इस 8 डायरेक्टर्स में से 8 का 1/3 कितना, 1/3 कितना होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 होगा, राइट, क्योंकि आप किसी आदमी को फ्रैक्शन में नहीं बांट सकते हैं, है ना, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा जो भी है, लेकिन हम इसको कितना लेंगे, 3 काउंट करेंगे, ठीक है, 3 काउंट करेंगे, फ्रैक्शन यहाँ पे काउंट नहीं होगा। तो ऐसे केस में 3 डायरेक्टर्स क्या होंगे, 3 डायरेक्टर्स रिटायर इन एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। अब 3 डायरेक्टर जो हुए ये हर साल हर एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होंगे, रिटायर होंगे, रिटायर होते चले जाएंगे। तो 3 डायरेक्टर रिटायर होंगे और उनके जगह पे क्या होगा, फिर से नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। तो ये रिटायर होंगे और इनके जगह पे नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि जो रिटायर हो रहे हैं उनका रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1/3, ठीक है, ये जो 8 आया था, इस 8 का 1/3, ठीक है, हर साल क्या होंगे, रिटायर होते जाएंगे, या तो उन्हीं का रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा जो रिटायरिंग डायरेक्टर हैं, ओके, या उनके जगह पे दूसरे डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट पॉसिबल है। फिर आगे इसमें प्रोविज़न कहता है कि जैसे मान लीजिए कि 3 डायरेक्टर रिटायर हो गए एनुअल जनरल मीटिंग में, एजीएम में 3 डायरेक्टर क्या हो गए, 3 डायरेक्टर्स हैव बीन रिटायर्ड, ये रिटायर हो गए, लेकिन इनके जगह पे नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, है ना, मतलब जो न्यू डायरेक्टर का आना था, नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। तब ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में प्रोविज़न कहता है कि मीटिंग को एडजर्न कर दिया जाएगा। यानी अगर हम मान लेते हैं कि आज फ्राइडे है, आज अगर मीटिंग होनी थी और आज अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर के जगह पे अगर नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, चाहे जो रिटायर हुए हैं डायरेक्टर अगर उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में प्रोविज़न कहता है कि आज का जो जनरल मीटिंग था, आज का जो एनुअल जनरल मीटिंग था, वो एडजर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो एडजर्न हो जाएगी।
तो जब मीटिंग एडजर्न होगी तो क्या कहता है प्रोविज़न, नेक्स्ट वीक में, ठीक है, नेक्स्ट वीक में सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। यानी कि आज अगर फ्राइडे है, आज अगर 11 बजे दिन में मीटिंग थी, ठीक है, आज अगर 11 बजे दिन में, ठीक है, दिल्ली में किसी पार्टिकुलर जगह पे मीटिंग थी, तो ध्यान रखिए बात, नेक्स्ट फ्राइडे को उसी जगह पे 11 बजे दिन में मीटिंग होगी। लेकिन अगर उस दिन अगर नेशनल हॉलीडे है, अगर नेक्स्ट फ्राइडे को अगर नेशनल हॉलीडे है, तो नेशनल हॉलीडे के केस में फ्राइडे को वो मीटिंग ना हो करके सैटरडे को, यानी कि नेक्स्ट डे चला जाएगा, ठीक है, तो वो मीटिंग सैटरडे को होगी। अगर सैटरडे को भी नेशनल हॉलीडे है, ठीक है, तो संडे को जनरल मीटिंग हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम मंडे को करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब है जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, नेक्स्ट वर्किंग डे में उसी समय वही टाइम रहेगा, 11 बजे समय वहीं रहेगा और जगह भी वहीं रहेगा जहाँ पे मीटिंग बुलाई जाएगी। तो जो वैकेंसी हुआ है डायरेक्टर का, जो जगह खाली हुआ है ना, अब उस जगह को खाली को भरना पड़ेगा। लेकिन अगर एडजर्न हो गया मीटिंग, अगर एडजर्न मीटिंग में भी दोबारा भी अगर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, तब तो ये बड़ी समस्या बन जाएगी कि एक बार तो पहले दिन हमने मीटिंग को एडजर्न किया और एडजर्न होने के बाद भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया, अब हम आगे क्या करेंगे, अभी भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है। तो प्रोविज़न कहता है कि अगर एडजर्नमेंट होने के बाद मीटिंग अगर एडजर्न हो जाती है, स्टिल अगर वैकेंसी नहीं भरी जाए, अगर जो रिटायरिंग डायरेक्टर हुए हैं अगर उनके जगह पे डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है, तो ऐसे केस में प्रोविज़न ये कहता है कि रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी considered as deemed appointed, यानी जो रिटायर हुए हैं उनका अपॉइंटमेंट डीम्ड हो जाएगा, यानी कि उन्हीं का अपॉइंटमेंट फिर से मान लिया जाएगा कि जो रिटायर हुए थे अब वहीं आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। जो रिटायरिंग डायरेक्टर हैं, जो भी रिटायर हुए हैं, उनका डीम्ड अपॉइंटमेंट तभी माना जाएगा जब ठीक है, नो रिजोल्यूशन पास्ट अगेंस्ट हिम। क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जो रिटायर हुए हैं उनके रीअपॉइंटमेंट के लिए अगर कोई रिजोल्यूशन कंपनी में पुट किया गया था, है ना, रिजोल्यूशन अगर कोई पुट किया गया था पास करने के लिए, लेकिन शेयर होल्डर ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि रिटायरिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करना शेयर होल्डर ने उचित नहीं समझा। तो अगर रिजोल्यूशन लॉस्ट हुआ है, अगर कोई रिजोल्यूशन पुट किया गया था और अगर वो रिजोल्यूशन लॉस्ट हुआ है किसी डायरेक्टर के लिए, तो उस डायरेक्टर को हम डीम्ड अपॉइंटेड नहीं मानेंगे। दूसरा कंडीशन कहता है कि जो डायरेक्टर है अगर उन्होंने राइटिंग में अपनी अनविलिंगनेस जाहिर की है, यानी कि द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड टू बी कंटिन्यू विद द कंपनी एंड द पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड या नॉट विलिंग टू अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन दिस कंपनी, यानी कि जिस कंपनी से वो रिटायर हुए हैं उस कंपनी में वो अब डायरेक्टर नहीं रहना चाहते हैं, उन्होंने लिख के ये चीज़ दे दिया है। तो अभी जस्ट हम पढ़ रहे थे कि डायरेक्टर बनने के लिए DIR 2 में कंसेंट देना होता है। अब एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति अगर ये लिख के दे दे कि हमको अब नहीं बनना है डायरेक्टर, तो क्या आप उसको ज़बरदस्ती डीम्ड अपॉइंटेड मान लेंगे क्या? आंसर इज नो। ऐसे केस में भी अगर एडजर्न मीटिंग में भी वैकेंसी रह जाती है, तो ऐसे डायरेक्टर को हम डीम्ड अपॉइंटेड नहीं मानेंगे जिन्होंने अपनी अनविलिंगनेस जाहिर की है। और C नंबर पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई पर्सन डिस्क्वालीफाइड हो जाए तो उसको भी रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो दैट इज सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।